आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 की, जिसका ये लेक्चर नंबर 10 है। और इन ऐसे जो लेक्चर बनाए जा रहे हैं इसमें टॉपिक वाइज जो भी चाहे नीट लेवल्स के क्वेश्चंस हों या आईआईटी लेवल्स के क्वेश्चंस हो वह टॉपिक वाइज बनाए जा रहे हैं। तो पहले जो बोर्ड से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस या जो डेफिनेशंस बोर्ड से रिलेटेड हैं पहले उनके वीडियो अपलोड हो रहा है। उसके बाद से नीट लेवल्स के क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद उस टॉपिक्स का आईआईटी लेवल्स का क्वेश्चन बन रहा है। पार्ट वाइज एक एक करके नीट लेवल का जो क्वेश्चन बन रहा है उसका पार्ट 1, 2, 3 अलग है। आईआईटी लेवल्स का बन रहा है उसका पार्ट 1, 2, 3, 4 अलग है। और जो बोर्ड लेवल का बन रहा है उसका पार्ट 1, 2, 3 अलग है। और ऐसे प्ले लिस्ट में एक एक करके वीडियो अपलोड हो रहा है। तो अगर कोई भी हमारे चैनल पे रह के पढ़ना चाहता है तो वह प्ले लिस्ट से आसानी से सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है। ठीक है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है बट बहुत इंटरेस्टेड है। तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। हम पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी कुछ बातें कह लेंगे वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे हम। जैसे देख लीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, वह एक प्रकार का जाल है। और ये जाल क्या करता है, इसके पास या इसके एरिया में या इसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज अर्थात कोई अन्य चार्ज आता है तो ये जाल उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है। अब ये किस तरह का जाल होता है तो आप अपने जीवन से रिलेट करोगे तो आप उसमें देखोगे कि जैसे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक मकड़े का जाल नुमा होता है। किसके नुमा? मकड़े का जाल नुमा। उसमें होता क्या है, जैसे मकड़ा सेंटर में रहता है और अपने चारों तरफ एक जाल फैला देता है। समझना कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं ये। जैसे मकड़ा सेंटर में रहता है और अपने चारों तरफ एक जाल फैला देता है और रहता है सेंटर में। जब कोई इंसेक्ट आता है तो आके वह मकड़ी से नहीं टकराता है, ये उसके जाल से टकराता है। गौर करना जरा। तो जाल देख लो, एक बार और मैं बोल रहा हूँ। जो मकड़ा होता है वह सेंटर में रहता है और अपने चारों तरफ एक जाल फैला देता है। जब कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा आता है तो वह मकड़ी से नहीं, वह जाल से टकराता है। तो जाल क्या करता है, उस कीड़े की टकराने की जो सूचना होती है ना वह मकड़े को देता है। और मकड़ा उस कीड़े को नहीं देखता है, वह जाल का विश्लेषण करता है और पता कर लेता है कि कीड़ा बड़ा है या छोटा है। बड़ा होता है तो झटका देके गिरा देता है, छोटा होता है तो वह उसी रेसे को खींचता है जिस पे कीड़ा रहता है और उसे निकल जाता है। तो सेम उसी के जैसा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इसमें एक चार्ज होता है जो अपने चारों तरफ एक जाल फैला देता है। जब कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो वह उस जाल से ही टकराता है और जाल के अंदर वह ऐसी बहुत सारी गुण विद्यमान है जो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो वही जाल जो सोर्स चार्ज होता है उसको सूचना देता है। तो इसमें उस जाल का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड और यानी वैद्युत क्षेत्र। और जो इस जाल को फैलाता है उसका नाम रखा गया सोर्स ऑफ चार्ज, आवेश का स्रोत। जो इस जाल का अनुभव करता है, कोई अलग चार्ज जो आके इस जाल से टकराता है, उस अलग चार्ज का नाम रखा गया टेस्ट चार्ज। इस तरह से धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। दैट मीन्स वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी कंसेप्ट के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, यहां पे आएंगे। यहां पे आने के बाद एक चीज हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पे एक चार्ज है, यहां इस सेंटर पे एक चार्ज है। ये इस चार्ज को मैं लिख देता हूं क्यू से
और ये चार्ज क्या किया है, अपने चारों तरफ ये धुंधला आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, ये एक जाल फैलाया है, ये वाला, ये। और जैसे ही ये वाला टेस्ट चार्ज इसके तरफ ऐसे मूव करता हुआ आएगा, ऐसे, तो भाई ये चारों तरफ ये जाल फैलाया है, तो ये जाल इस पे फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चार्ज ये वाला ऐसे मूव करके यहां पे आएगा, ये वाला चार्ज, तो ये वाला जाल इस पे फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। तो क्या करेगा, जब ये जाल इस चार्ज पे बल लगाएगा तो जो ये वाला चार्ज है यह एक बल का अनुभव करेगा। तो इस जाल का नाम पड़ जाएगा फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र। यानी ये अंदर क्या है, आवेश है, और जो आपको ये चारों तरफ जाल दिख रहा है, ये इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है। ये वाला क्या है, ये छोटा वाला जो आपको चार्ज दिख रहा है, ये कोई दूसरा चार्ज है, ये इसके अलावा कोई अदर चार्ज है। और जब ये वाला चार्ज इस चार्ज के समीप आ रहा है तो अपने ऊपर एक बल का अनुभव कर रहा है, जो ये चार्ज नहीं इसके द्वारा फैलाई गई जाल लगाती है। उस जाल का नाम क्या रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र। तो अगर वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा मोटी तौर पे देना हो तो क्या दोगे, बोलोगे आप ये वाला जो आपको ये जाल दिख रहा है, ये कौन फैला रहा है, तो बोलोगे ये एक अंदर आवेश है, ये वाला। और ये सब क्या है, तो बोलोगे इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है। और ये क्षेत्र क्या करता है, जब कोई अन्य आवेश आता है तो ये उस पर फोर्स लगाता है, तो ये एक बल का अनुभव करता है। तब इस जाल का नाम क्या पड़ जाता है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा देना होगा तो क्या परिभाषा दोगे, सिंपल बोलोगे आप, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। दोबारा सुनो, क्या परिभाषा देंगे हम, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र, तो बल है तो बल लिखो। क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या हमारी बात समझ में आया, दोबारा सुनो, क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें कोई डाउट है नहीं, आराम से आप वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा दे लोगे कि हमारे पास ये चार्ज है, अपने चारों तरफ एक जाल फैलाया है, इसमें जब कोई दूसरा चार्ज जा रहा है तो ये क्षेत्र इस पे बल लगा रहा है, तो ये वाला चार्ज एक बल का अनुभव कर रहा है, तब इसका नाम क्या रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र। तो आसानी से परिभाषा निकल गया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। अब देखो दूसरा नंबर, बहुत से लोग कुछ अलग भी परिभाषा दे देते हैं, तो यहां से एक और परिभाषा जोड़ सकते हो। पहला परिभाषा बल का अनुभव करेगा, और दूसरा परिभाषा में सिर्फ यहां आप जोड़ देंगे कि वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, यह भी दूसरा परिभाषा बन जाएगा।
ये तो क्या परिभाषा दोगे? दूसरा का परिभाषा देना होगा तो बोलोगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है उसे भी क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो आप वैद्युत क्षेत्र के दो परिभाषा लिख लोगे। पहला, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या दोगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है उसे भी क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये वैद्युत क्षेत्र होती कैसे है, दिखती कैसे है? तो आप देखो ये जाल दिख रहा है ना, ये वाला हल्का हल्का रेड कलर का, यही क्या चीज है? वैद्युत क्षेत्र है। थोड़ा सा इसके आगे देखना चाहोगे तो एक्चुअल में ये ऐसा होता है। आपके पास ये अंदर यहाँ पे एक सोर्स चार्ज क्यू होता है और ये क्यू अपने चारों तरफ ऐसा जाल फैलाता है। तो जो आपको ये वाला जाल दिख रहा है, यही वाला जो जाल है ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। बोलो क्लियर हो गया? तो ये सेंटर में आवेश होता है, ये चारों तरफ इसकी फैली हुई ये जाल दिख रही है और इसी जाल का नाम क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। और जब कोई परीक्षण आवेश या जब कोई अन्य आवेश आता है तो यही जाल उस पर बल अप्लाई करता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इस तरह का ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। शायद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा क्लियरिटी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद की टॉपिक्स की बात करेंगे, देखेंगे अब आप। हाँ, आप इसमें देखेंगे परिभाषा यहाँ ऑलरेडी लिख दिया गया है, आपको ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है विद्युत क्षेत्र का परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दैट मीन्स वही बल, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश एक बल का क्या करता है? अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। या दूसरा परिभाषा क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव का अनुभव होता है उसे भी क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से सेकंड वाला हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश का स्रोत। दैट मीन्स स्रोत आवेश क्या होती है, थोड़ी सी हम इस पे गौर करेंगे। स्रोत आवेश पे यहां आप देखेंगे स्रोत आवेश, जो भी चार्ज एक जाल फैलाता है उस जाल का नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। और जो चार्ज इस जाल को फैलाता है ना, उस सोर्स का नाम, उस चार्ज का नाम क्या रखा गया है? स्रोत आवेश। क्या नाम रखा गया है? स्रोत आवेश। मान लीजिए हम जानते हैं अगर कोई पॉजिटिव क्यू या पॉजिटिव चार्ज ऐसे होता है तो अपने चारों तरफ इस ऐसे जाल फैलाता है, इस तरह से, इस तरह से ये जाल फैलाता है। तो जो चार्ज यहाँ पे ये वाला चार्ज ये पूरे जाल को फैला रहा है ना, तो इसका नाम क्या रखा गया है? स्रोत आवेश। क्या मेरी बात समझ में आया? नहीं समझे? मैं आपको एक और एग्जांपल लेके क्लियरिटी इस चीज को समझा रहा हूं, गौर करोगे। इस फिगर में ऐसा आपको रिप्रेजेंट किया गया, यहां दिखाया गया। आप देख लो, यहां पे जो चार्ज है ये वाला, यहां वाला जो चार्ज है, गौर करना जरा, यहां पे अंदर आपको जो ये चार्ज दिख रहा है, यहां पे जो आपको चार्ज दिख रहा है ये वाला चार्ज, जो इतने बड़े इस जाल को फैलाया है, ये वाला, ये इतना बड़ा जो जाल दिखा रहा है, ये तो जो भी आवेश इस जाल को इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है उसी का नाम क्या रखा गया है? स्रोत आवेश। क्या नाम रखा गया है? स्रोत आवेश। और जो इस जाल का अनुभव करता है उसका नाम रखा गया है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। ये बताओ, ये वाला चार्ज आएगा तो इस जाल का यही ना चार्ज अनुभव करेगा, तो इसका नाम रखा गया है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न ये है कि भाई ये भी आवेश, ये भी आवेश,
ये दोनों आवेश है, तो क्या दोनों जाल फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? फैलाते हैं। जो ये बड़ा वाला चार्ज होता है ये बहुत ज्यादा जाल फैलाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्रोतावेश। और ये छोटा वाला चार्ज होता है वह इतनी कम जाल फैलाता है, इतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है कि अनुभव ही नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? परीक्षण आवेश। यानी ये सिर्फ टेस्ट ही करके बताएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आपसे कोई कहे कि स्रोत आवेश किसे कहते हैं तो क्या परिभाषा देंगे? क्या परिभाषा बोलोगे स्रोत आवेश का? सिंपल बोलोगे, वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आप देखो ये चारों तरफ जो जाल पड़ा है, इस जाल का नाम ही तो वैद्युत क्षेत्र है, तो क्या बोलोगे? सिस्टमेटिक। और ये अंदर वाला आवेश है यही तो उत्पन्न कर रहा है, तो क्या बोलोगे? बोलोगे वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, हम उसे क्या कहते हैं? स्रोतावेश। दोबारा सुन लो, क्या परिभाषा बोलेंगे हम स्रोतावेश का? कि वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोतावेश। और स्रोत आवेश को हम किससे लिखते हैं? बड़ा लेटर में Q से। तो बोलो क्लियर हो गया स्रोत आवेश का परिभाषा कि वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोतावेश कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। यहाँ आपको परिभाषा देखने को मिल जाएगा स्रोतावेश का कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? स्रोतावेश। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। बोलो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जो आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, जो आपके सामने ये वाला फिगर दिख रहा है, इसमें जो चार्ज आपको यहाँ सेंटर में दिखेगा उसी का नाम क्या चीज है? स्रोत आवेश। बोलो क्लियर हो गया। और जो इसके चारों तरफ फैली हुई ये वाली जो जाल दिख रही है उस जाल का नाम होता है वैद्युत क्षेत्र। और इस जाल का जो चार्ज अनुभव करता है उसका नाम होता है परीक्षण आवेश। दैट मीन्स परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता है। तो आपको परिभाषा याद हो गया होगा कि वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं और इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। और आपको यहाँ परिभाषा भी दिख रहा है कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं और इसे कैपिटल Q से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसके बाद आया क्या? अब ये वाला परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश का क्या परिभाषा दोगे? ये गौर करो जरा, आपको ये फिगर में दिख रहा होगा क्लियरिटी। जो ये अंदर वाला जो चार्ज है, अंदर जो अपने चारों तरफ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया है, इतना ज्यादा, ये अंदर वाला जो चार्ज दिख रहा है, अंदर वाला यहां पे, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। और जब ये छोटा वाला चार्ज आपको दिख रहा है ना, यहां पे ये छोटा वाला चार्ज इसके अंदर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। और जब ये छोटा वाला चार्ज इसके समीप जाता है तो ये छोटे वाला चार्ज पे वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है। तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी आवेश पर लगाए गए बल को वैद्युत बल कहते हैं। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये छोटा वाला चार्ज इसके समीप जाता है तो इस आवेश का जो ये वैद्युत क्षेत्र है, इस छोटे वाले चार्ज के ऊपर वैद्युत बल लगाता है, वैद्युत बल। इसका मतलब कि ये वाला जो छोटा चार्ज है ये वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो इस छोटे वाले चार्ज का नाम रखा गया है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज को लिखा जाता है स्मॉल q0 से। तो अब स्मॉल q0 का क्या परिभाषा दोगे? सिंपल है कि ये q0 भी, यह भी एक प्रकार का क्या है? आवेश है। ये भी क्या चीज है बाबू? आवेश है। लेकिन जब इस बड़े चार्ज के द्वारा उत्पन्न किए गए इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र में इंटर कर जाता है ना,
जब वैद्युत क्षेत्र में ये प्रवेश करता है तो ये एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो जो भी चार्ज वैद्युत बल का अनुभव करेगा उस चार्ज का नाम क्या रखा जाएगा? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश का क्या परिभाषा दोगे? सिस्टमेटिक दोगे, ऐसे बोलोगे, वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Q0 से। क्या परिभाषा देंगे? बोलेंगे वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं, और इसे Q0 से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो उसमें मैंने आपको डिफाइन किया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, या वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरा नंबर पे मैंने क्या बात किया कि स्रोत आवेश किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। उसके बाद ये और उसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से आया टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। तो मैंने क्या परिभाषा दिया कि वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Q0 से। परिभाषा भी यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल का अनुभव करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं, और इसे Q0 से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे हमारे पास एक फार्मूला मिलेगा। अब उस फार्मूले के द्वारा हम सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे। ओके, हम फार्मूले निकाल रहे हैं, देखेंगे अब आप। अब इसके बाद बात करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वाला बेहतरीन टर्म है, ये वाला। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं दो तरह से डिफाइन करूंगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये दो तरह की परिभाषा देंगे। पहला देखो, एकदम आसान भाषा में देंगे, डिफिकल्ट नहीं। पहले नंबर देखो, एक ही फिगर शुरू से लास्ट तक चलता है भाई, जरूरत ही एक ही है। मान लो ये चार्ज अपने चारों तरफ जो जाल फैलाया है, अभी पढ़ चुके हो कि इसका नाम वैद्युत क्षेत्र है। और जब ये चार्ज इसके समीप जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र इस पे एक बल लगाएगा, तो ये भी आप पढ़ चुके हो कि तब इस चार्ज का नाम रखा गया परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। और जब ये चार्ज ऐसे घूमता हुआ इस तरह से जाएगा यहां पे, तो एक विद्युत बल का अनुभव करेगा। इस बल को मैं लिख दे रहा हूं F से। किससे लिख दे रहा हूं? F से। F से। कोई आपसे पूछे F क्या है, तो बोलोगे वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। क्या बोलोगे? विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या है? बल है। दोबारा सुनो, क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या है? बल है। आ रहा है मेरी बात समझ में? दो चीजें मैं डिफाइन करूंगा। कोई आपसे पूछे, ओके, क्या पूछ, मैं बोल रहा था ये F क्या है, तो आप क्या बोलोगे? विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। गौर करना। और यहाँ पे जो आपके सामने ये वाला चार्ज दिख रहा है, ये छोटा वाला, अभी पढ़े हो, ये Q0 है। क्या भाई? Q0। इस Q0 का नाम क्या होता है? परीक्षण आवेश।
तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसी अनुपात का नाम क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा देना होगा तो क्या परिभाषा देंगे? हम सिंपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। क्या मेरी बात समझ में आया? और देखो, वैद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। सॉरी, दोनों को रिप्रेजेंटेशन यानी दोनों को हम हमेशा ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना, क्या परिभाषा देंगे हम? पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिफाइन करेंगे, अभी बताएंगे विद्युत क्षेत्र और तीव्रता में डिफरेंट क्या है, सेम कैसे है ये। ओके, क्या परिभाषा दोगे? विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे। अब देखो इसका कितना बढ़िया से फार्मूला निकलेगा। आप देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू फार्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे? एकदम आसान भाषा में गौर करना जरा। ओके, अब देखो ये इसी को मैंने क्या किया, बट्टे में कर दिया, फार्मूला बन गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या परिभाषा देंगे? बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? हमेशा ई से प्रदर्शित करते हैं। ये याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? ई से। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को F से और परीक्षण आवेश को लिखते हैं Q0 से। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ जाता है E इक्वल टू F/Q0। बोलो क्लियर हो गया? क्या परिभाषा फार्मूला निकल के आया? E इक्वल टू F/Q0। इसमें कोई डाउट नहीं है। E इक्वल टू F/Q0 क्या बोलेंगे? यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तब जाके E इक्वल टू क्या फार्मूला निकल जाएगा? F/Q0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा भी निकल गया। क्या परिभाषा देंगे? बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लो यहाँ परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा ये लगने वाला बल कितना हो? F हो। ये लगने वाला बल कितना हो? F हो। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इक्वल टू F/Q0। बोलो क्लियर हो गया? ये चीजें आपको यहाँ लिखे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा भी लिखा है। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम हमेशा से किससे प्रदर्शित करते आते हैं? ई से। अब देखो, हम एक और परिभाषा आपको देने जा रहे हैं, इसको गौर से सुनना है। आपको एक और परिभाषा देंगे, देख लें। जो आपको ये फार्मूला निकला है E इक्वल टू F/Q0, इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे। E इक्वल टू जो फार्मूला आपका निकल के आया है F/Q0, गौर करना जरा इस पे। अगर मैं क्या करूं, इस फार्मूले में ये E इक्वल टू सेम रहने दो, E इक्वल टू सेम, ये F/ भी सेम, ये Q0 की वैल्यू 1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? 1। तो ये Q0 परीक्षण आवेश है। जब इसकी वैल्यू 1 कर देंगे तब इसका नाम हो जाएगा एकांक परीक्षण आवेश। क्या नाम हो जाएगा? एकांक परीक्षण आवेश।
तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो रिजल्ट हमें E इक्वल टू मिलेगा, इस F में 1 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? F। और F क्या है? तो आप पढ़े हो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, जस्ट इसके पहले वाले में। यहां पे देख लो, आपसे कोई पूछे ये F क्या है तो आप क्या बोलोगे? सिंपल भाषा में आप बोलोगे विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। बस यहां पे एक वर्ड जोड़ लेंगे, एकांक। यहां विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या है? बल है। और यही वाला जो बल है वही वाला क्या है? E है। आप देखो वही वाला क्या चीज है? आपका E है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो F है वही E है और जो E है वही F है। इसका मीनिंग क्या हुआ? बट एक शर्त पे हो रहा है ना। शर्त क्या होनी चाहिए कि परीक्षण आवेश की वैल्यू एक यानी एकांक होनी चाहिए। जब परीक्षण आवेश, ये जो परीक्षण आवेश दिख रहा है, इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगा उस स्थिति में जो F होगा वही E कहलाएगा और जो E होगा वही क्या कहलाएगा? F। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वही विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कहलाएगा। देख लो, बट एक शर्त पे हुई है सारी चीजें, ऐसा नहीं है विदाउट शर्त। एक शर्त पे ये चीजें हुई है। ये तो अगर आपको अब डेफिनेशन देना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो क्या परिभाषा दोगे? बोलोगे ऐसे, सिंपल बोलोगे ऐसे, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, या ऐसे बोलोगे विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे हम? विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। किससे लिखते हैं भाई? E से। क्या परिभाषा दोगे? सिंपल हो गया यार। बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। ये हमारा दूसरा डेफिनेशन निकला जो ऑलरेडी आपको यहां डिफाइंड है। यहां दोनों परिभाषा ऑलरेडी लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अथवा में दूसरा परिभाषा क्या है? किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। लिखा है यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ फार्मूला निकाल लोगे, E इक्वल टू F अपान Q0। ये वाला क्या फार्मूला बताओगे? E इक्वल टू F अपान Q0। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी डिफाइन कर चुके। अब इसके मात्रक और विमीय सूत्र को थोड़ा सा निकाल लें, फिर हम न्यू टॉपिक्स पे चलेंगे। ओके, चलते हैं। अब निकालेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E इक्वल टू F अपान Q0 है। इसका थोड़ा सा या मात्रक भी निकाल लें। ये मात्रक पूछेगा तो आसान तरीका, ये F होता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। Q0 होता है परीक्षण आवेश और परीक्षण आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम।
न्यूटन को हम किससे लिख लेते हैं, n से, अब प्रति कूलाम को किससे लिख लेते हैं, c से। बहुत से बुक्स में ऐसा भी है, यहाँ पे c पे कुछ भी घात नहीं है तो एक घात है, तो यहाँ पे n ऐसे ही रहेगा, और c पे एक घात नीचे प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस में, तो इसको न्यूटन कूलाम इनवर्स भी पढ़ते हैं। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकल गया न्यूटन प्रति कूलाम, या n/c, या न्यूटन कूलाम इनवर्स। और इसी को एक और, इसी का एक अन्य भी मात्रक होता है, गौर करना जरा, इसका एक और भी मात्रक होता है, क्या, इसका एक और भी मात्रक होता है, आप सोच के बताओ क्या। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसको लिख लो। ये दोनों मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम को या वोल्ट प्रति मीटर को, ये दोनों होता है। अब हम यहां पे इसका बीमीय सूत्र निकालेंगे। इसका अब हम बीमीय सूत्र निकाल लें। अब देखो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा। ऊपर F होता है बल, और बल का बीमीय सूत्र हम पढ़ते आए हैं, ये होता है mLT पे -2 डिवाइडेड बाई Q0 होता है परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT। बोलो क्लियर हो गया। अब देखोगे कभी भी बीमीय सूत्र को बट्टे में नहीं रखते, हमेशा ऊपर ट्रांसफर करके रखते हैं। तो यहाँ पे ए पे कुछ भी नहीं है तो एक, टी पे भी कुछ भी नहीं है तो क्या चीज है एक, दोनों को ऊपर कर लो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें mLT पे पावर -2, ए पे एक घात नीचे प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस में, टी पे एक घात नीचे प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस में। तो बोलो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा mLT पे -2 अब -1 मिलके क्या होगा -3, और ए पे पावर क्या मिल गया -1। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी इसका बीमीय सूत्र निकल गया mLT पे -3 और ए पे -1। बोलो क्लियर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, और दूसरा इसका बीमीय सूत्र क्या होता है mLT पे -3, ए पे -1 होता है। क्लियर। अब आगे चलेंगे, इस बेस पे बहुत अच्छे अच्छे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। डन, ठीक है, आगे चलना है। ये यहां देखेंगे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस पे। यहां देखेंगे आप, लिख रहा है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालिए जो अल्फा कण को संतुलित करता है। गौर करना जरा, क्या कह रहा है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या कीजिए, निकालिए, जो अल्फा कण को क्या करता है, संतुलित करता है। डन। इसके बाद क्या कह रहा है, दिया है अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा, और उस पे चार्ज दे रखा है +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैसा होगा, गौर करो जरा। कह रहा है इस क्वेश्चन में क्लियर कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा और दिशा क्या होगी। कह रहा है बताइए जो अल्फा कण को संतुलित कर रहा है। जाहिर सी बात है, सपोज कर लो कि अगर इसमें कहीं पे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, यानी ये अल्फा कण है, तो जाहिर सी बात है जब कण होगा तो इसके अंदर मास यानी इसके अंदर द्रव्यमान होगी, ठीक है। और जब भी इसके अंदर द्रव्यमान होगी तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या होगा, F = mg। भाई
जिस पे पार्टिकल में द्रव्यमान होगा उस पे गुरुत्वीय बल काम करेगा, और गुरुत्वीय बल कितना होता है, F इक्वल टू होता है mg। अब देखो कह रहा है, लेकिन कह रहा है जो अल्फा का है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा बताइए जो अल्फा कोण को संतुलित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अल्फा पार्टिकल रखा है तो ये संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में आने का मतलब कि न ही ये ऊपर जा रहा है न ही नीचे आ रहा है, और ये अल्फा पार्टिकल न ऊपर और न ही नीचे ये तभी जाएगा जब इस पर दोनों तरफ के फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम देख रहे हैं इस पे नीचे की तरफ इसमें द्रव्यमान m है, तो m द्रव्यमान के कारण नीचे की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, mg। आ रहा है मेरी बात समझ में। और जब नीचे की तरफ mg फोर्स काम कर रहा है तो इसमें एक और फोर्स काम करना चाहिए जो इस अल्फा पार्टिकल को बैलेंस करे। तो नीचे की तरफ mg लग रहा है तो इसका मतलब ऊपर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स ऊपर ऐसे लगा रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल को हम Fe से लिखते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा लगाया गया बल को Fg से लिखते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा कण को संतुलित करना है, तो ये अल्फा पार्टिकल संतुलित तभी होगा कि इस पे जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल कहाँ काम करे, ऊपर। ये दोनों जब बल आपस में बराबर होंगे, यानी Fe इक्वल टू जब Fg होगा, यानी दोनों बल आपस में बराबर होंगे, उस सिचुएशन में ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा, संतुलित होगा। तो आप देखो Fe बराबर Fe यानी विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल को हम किससे लिखते हैं, QE से लिखते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में। और गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल को हम किससे लिखते हैं, mg से। तो Fe की वैल्यू मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे, Q इंटू E, और Fg की वैल्यू क्या होगा, mg। अब हमको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पूछ रहा है। तो E को यहाँ रख लो, Q इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो E बराबर आपका हो जाएगा mg अपान क्या हो जाएगा, Q। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब वैल्यू रखो, E इक्वल टू यहाँ m है, m का मान देखो दिया है, तो देखो दिया है, द्रव्यमान को है m से लिखते हैं। m का मान कितना दे रखा है, ये दिया है 6.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू g का मान क्या होता है 10, और यहाँ q है, q का मान दिया है, q क्या है, आवेश, और आवेश का मान क्या दे रखा है, तो आप देख लो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये दे रखा है। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, गौर करो, कैलकुलेशन दो। देखो एक्यूरेटी पे आप मत जाना कि एक्यूरेट कितना आएगा, आप देखो खुद ही, एक स्टेप लेके चलना है। ये 6.68 इंटू 10 टू द पावर, आप देखो यहाँ माइनस 27 है और यहाँ 10 पे कुछ नहीं है, तो क्या चीज़ है, दोनों जगह 10 10 है तो ए को 10 लिख लेंगे। अब बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो माइनस 27 ऐसे माइनस 27 प्लस 1 बराबर माइनस 28 नहीं ना हो जाएगा। अरे माइनस प्लस है तो घटेगा, तो 27 में से 1 घटा दोगे तो माइनस में कितना बच जाएगा आपका 26। माइनस में इस पे कितना हो जाएगा 26 और डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे क्या दे रखा है, यहाँ भी देखो 10 पे 19 घात नीचे माइनस में है, और जब ऊपर भेज देंगे तो 10 पे ये क्या हो गया प्लस में। बोलो क्लियर है। अब नीचे क्या बच गया है 3.2। अब देखो लगभग है 3 दूनी के कितना होगा 6, नहीं हो जाएगा। ऐसे एक्यूरेट जब नहीं अगर समझ आया तो आप भाग दो, एक्यूरेट ही करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 6.68 में 3.2 से आप भाग दोगे तो ये नियर अबाउट आएगा 2 पॉइंट कुछ करके 2.12 या 13 या 2 पॉइंट बस 1 मान लो,
इंटू 10 टू द पावर, या 26 में से 19 घटा दोगे तो माइनस में क्या बचेगा 19 और 7 मिलके 26, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति क्या होता है कूलाम। याद रखना, अंदाजा लगा लेना, 3 दूनी के क्या होगा 6, लगभग 2 बार में कट जाएगा, 2 3 क्या होगा 6, या 3 लगा लो सबसे ठीक रहेगा। यहां ऐसे, क्योंकि ये वाला सही होगा, उधर पॉइंट वाला थोड़ा सा मिसिंग रहता है तो चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोले चीजें समझ में आया, ये चीजें समझ में आ गया होगा। लिखा भी है, कह रहा है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा बताइए, कह रहा है जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। तो हम क्या करेंगे, ये अल्फा पार्टिकल बनाएंगे। अगर अल्फा पार्टिकल है तो इसके अंदर मास होगा, द्रव्यमान होगा, और जब इसके अंदर द्रव्यमान होगा तो इस पे फोर्स काम करेगा, नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल काम करेगा। तो नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय बल काम करेगा वह क्या होगा, F = mg। तो कह रहा है अल्फा कण को संतुलित करना है, तो अल्फा कण संतुलित तभी होगा कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही कहाँ लगे, ऊपर, तब संतुलित होगा। इसका मतलब Fe किसके बराबर होना चाहिए, Fg के। अब Fe का मान क्या होता है, Q × E, और Fg का मान क्या होता है, mg। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रख के Q इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, यहाँ m है, m का मान ये पूरा दिया है भर लो, यहाँ g है, g की वैल्यू 10 होती है लिख लो। नीचे क्या लिखा है, सॉरी गलत हो गया ना ये, सॉरी ठीक है, यहाँ q है, q होता है आवेश, और आवेश की वैल्यू ये पूरा दिया है रख लो। यहाँ 6.68 है तो लिखो, यहाँ दोनों जगह 10 10 है तो 10 लिख लेंगे, -27 और 1 जोड़ेंगे तो -26 होगा। देख रहे हैं वो 10 की घात वाला नीचे भी है तो ऊपर भेज दो, 10 पे 19 घात नीचे, माइनस में ऊपर गया तो किस में हो गया, प्लस में 3.2 बच गया। अब 6.68 में 3.2 से भाग दोगे तो लगभग 2.3 आएगा, और 26 में से 19 घटा दोगे तो माइनस में क्या मिलेगा 7 न्यूटन प्रति कूलम। डन, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब। ओके चलने आगे देखेंगे, सेकंड वाला ये देखेंगे, लिखा है प्रश्न 2 में 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र जो 10⁻⁴ किग्रा की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। ठीक है, कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र है, क्षैतिज नहीं है, तो कह रहा है बूंद पर आवेश का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब चले हम देखेंगे, इसमें लिखा है ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र है, यानी जो विद्युत क्षेत्र है ये ऊर्ध्वाधर है, ऐसे ये इस तरह से है, और कह रहा है इसमें जल की एक बूंद है। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लो जल की एक क्या है, बूंद है, ये वाला। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जाहिर सी बात है जब ये बूंद है, इमेजिन करो आप, जब ये बूंद है तो इस बूंद के अंदर अपना कोई मास यानी द्रव्यमान होगा, और जैसे ही इस बूंद के अंदर द्रव्यमान आएगा, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा, नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे ये नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स होता है mg, और mg क्या है, गुरुत्वीय बल है, और इसको किससे लिखते हैं, Fe से। ठीक है, ये बूंद है, इसके अंदर द्रव्यमान तो होगा ही, तो इस पे नीचे की तरफ F = कितना फोर्स लग रहा है, mg। लेकिन कर क्या रहा है, ये जब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो खींचेगा, ये इसको नीचे जमीन की सतह पे लेके जाएगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है नहीं जाओ, आप सतह पे नहीं जाने देता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे एक फोर्स ये ऊपर की तरफ लगाता है, किधर लगा देता है, ऊपर की तरफ। तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस बूंद पर लगाया गया बल को हम Fe से लिखते हैं, और Fe हमेशा किसके बराबर होता है, QE के। ठीक है,
तो जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है, ये इस बूंद को नीचे ही नहीं आने दे रहा है, ये बीच में ही रोक के रखा है। तो ये वाला बूंद बीच में तभी रुकेगा जब नीचे जितना फोर्स काम करेगा उतना ही फोर्स किधर काम करना शुरू कर दे, ऊपर। दैट मीन्स ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए, अर्थात जो ये QE है ये किसके बराबर हो जाए, ये QE mg के जब बराबर हो जाएगा उसी कंडीशन में ये बूंद अटका रहेगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा। भाई जब ये Fe बल, सॉरी ये G है, देख लो जो Fe है अगर Fg से ज्यादा हो जाए तो बूंद ऊपर चला जाएगा, और जो Fg Fe से ज्यादा आए तो नीचे आ जाएगा। Fg Fe के बराबर होगा तो बीच में रुका रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिरने से रोकता है, यानी यहीं पे रोक देता है, नीचे नहीं आने देता है। ये तभी संभव है कि जब QE mg के बराबर हो, अर्थात Fe Fg के बराबर है। दैट मीन्स QE किसके बराबर है, mg के। दैट मीन्स ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे तो बूंद बीच में रुका रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है, अब आगे चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में जो चीजें दिया देखो, लिखा 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम का ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, विद्युत क्षेत्र को लिखेंगे कि चूंकि विद्युत क्षेत्र को E से लिखते हैं, E की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। कह रहा है 10⁻⁻4 किग्रा की जल की एक बूंद को, जल की बूंद के द्रव्यमान को लिखते हैं m से, और m की वैल्यू कितना दे रखा है, 10⁻⁻4 किग्रा। ठीक है, गिरने से रोकता है। तो कह रहा है बूंद पर आवेश का मान क्या होगा, तो आवेश को हम किससे लिखते हैं, Q से। Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से Q का मान निकाल लो। बस Q जहाँ है यहीं पे इसको रख लो, और E इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो फार्मूला बन जाएगा Q बराबर mg अपान क्या हो जाएगा, E। अब आप यहाँ से वैल्यूज पुट करो और रिजल्ट ले लो। ये देखो आपका ये Q बराबर क्या मैटर हो जाएगा, देख लो यहाँ m है, m होता है मास, मास की वैल्यू क्या दे रखा है, 10⁻⁻4 इंटू यहाँ g होता है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू नियर अबाउट होती है 10। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 लेके चलते हैं ना, तो 9.8 होता है। यहाँ e है, e की वैल्यू क्या है, 4 × 10⁵ क्लियर है। अब देखो आप, एक 10 से एक 10 कट गया, नीचे तो अभी 4 बार बचा है ना, तो और देखो ये Q इक्वल टू, या नहीं समझ में आया तो आसान तरीका है, कहाँ काटने जाओगे, काटो मत, बिना काटे हल करो इसको। यहाँ देखो आप, ये Q इक्वल टू है तो हम लिखेंगे, यहाँ m है, m की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻4 इंटू यहाँ g है, g की वैल्यू क्या होती है 10 डिवाइडेड बाई e है, e की वैल्यू क्या है 4 × 10⁵ ये दे रखा है। ये दे रखा है। अब आप देखो इसके बाद क्या होगा, Q इक्वल टू 10 की घात वाले को एक साथ सेटलमेंट करना है। अब विदाउट 10 एक, आप देखो पहले है 10 में 4 से, इस 10 में इस 4 से भाग दोगे तो मिलेगा 2.25। कितना मिलेगा भाई, 2.25। गुणा है 10 की घात वाला सेटल करो, दोनों जगह 10 है तो लिख लो 10, ऊपर क्या है -4। अब 5 नीचे घात प्लस में, ऊपर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। तो बोलो ये Q इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁻4 -5 मिलके -9, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये हमारा आंसर हुआ। ये Q इक्वल टू 2.25 × 10⁻⁻9 कूलाम, यानी इस बूंद पर कितने चार्ज होंगे, तो 2.25 × 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलते हैं। थर्ड प्रश्न देखेंगे, लिखा है एक आवेशित तेल की बूंद
3×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, आपके सामने ये वाला जो दिखाया गया है एरो वाली लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कितना दे रखा है बोलोगे जरा? दे रखा है 3×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कह रहा है संतुलन की अवस्था में लटकाया गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको जानने हैं। किस अवस्था में कह रहा है? संतुलन की अवस्था में। इसका मतलब ये बूंद संतुलित तभी होगा जब इस पे लगने वाले दोनों तरफ फोर्स इक्वल होंगे। दैट मीन इसका रिजल्टेंट 0 होगा। इसका मतलब कि इस बूंद पे जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना ही फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, तब जाके संतुलित होगा। और किसी चीज की वैल्यू दिए पहले लिखो। कह रहा है यदि बूंद का द्रव्यमान, तो हम जानते हैं कि बूंद के द्रव्यमान को m से लिखते हैं और m की वैल्यू आपको दे रखा है कितना यहाँ पे बोलोगे? 9.75 × 10⁻⁻16 और ये दे रखा है किग्रा। ठीक है, कह रहा है वो तो बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। तो बूंद पर आवेश को हम मान लेते हैं क्यों कि इस बूंद पे कितने आवेश हैं भाई? क्यों आवेश है। तो कह रहा है इस क्यू की गणना कीजिए। सेकंड कह रहा है बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं, n की वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, अब इसके फिनोमिना पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक आवेशी तेल की बूंद को इतना न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाया गया। चलो संतुलन के फिनोमिना को समझते हैं। जब ये बूंद है और इस बूंद के अंदर द्रव्यमान भी है, तो जब बूंद के अंदर द्रव्यमान होगा तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा और जो नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा ये फोर्स कितना होता है? तो पढ़ते आ रहे उसी समय से ना, ये कितना फोर्स होता है? Fg बराबर होता है mg। अगर बूंद का द्रव्यमान है m है तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? mg। आज जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और इस पर कितना चार्ज है? Q चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा और जो ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा ये फोर्स आपका होगा F = कितना चार्ज है इस पे? Q और किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है E। तो इसका मतलब कि इस पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम करेगा? F = QA। क्वेश्चन में कह रहा है चूंकि यह संतुलन की अवस्था में लटकाया गया है तो यह बूंद संतुलित तभी होगा कि जब जितना फोर्स, जितना बल नीचे की तरफ काम कर रहा है उतना ही बल ऊपर की तरफ काम करेगा, तब जाके ये बूंद संतुलित होगा। तो संतुलन की अवस्था के लिए यह आपको कंडीशन लगाने पड़ेंगे। संतुलन की अवस्था के लिए आपको कंडीशन लगाने पड़ेंगे कि ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? बराबर। दैट मीन्स जो आपका QE होगा, ये QE ये किसके बराबर हो जाएगा? mg के। mg के। और इसमें किसका मान पूछ रहा है? Q का। तो Q को यहां रख लो, E इधर गुणा में है, इधर गया तो भाग में। तब हमारे पास ये Q बराबर क्या फार्मूला मिल जाएगा? Q बराबर mg/E। ये मिलेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करो और रिजल्ट ले लो। यहां देखो, ये Q = यहां m है, m होता है द्रव्यमान और द्रव्यमान की वैल्यू क्या दे रखा है? 9.75 × 10⁻⁻16। और ये गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 10 / E है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखा है? 3 × 10⁻, कितना दे रखा है? 4। ये
ठीक है। अब 10-10 की घात वाले को इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ 9.75 में 3 से भाग दे लेंगे। ऐसे आप दे लो 9.75 भाग दे दो 3 से, तो ये 3 तरीके क्या हो जाएगा 9, कट गया, दशमलव उतारो 7 उतर जाएगा, फिर 3 दूनी के क्या होगा 6, 1 उतार दो 5 उतर गया, 3 5 कितना हो जाएगा 15, कट गया। बोलो क्लियर है। अब देखो ये Q इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9.75 में 3 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 3.25 गुणे 10 की घात वाला एक पास कर लो सब। यहाँ 10 पे क्या है -16, इस पे क्या है +1, यहाँ 4 नीचे प्लस में है, ऊपर गया तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो अब बोलो ये Q इक्वल टू मिल गया 3.25 इंटू 10 टू द पावर -16 -4 मिलके -20, उसमें से 1 निकल गया -19, और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, ये होता है। डन हो गया। यानी कह रहा है इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो क्या बोलोगे 3.25 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब लास्ट में कह रहा है बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो हम फार्मूला पहले से ही जानते हैं कि Q बराबर फार्मूला होता है ये Q बराबर फार्मूला होता है N इंटू E का है, ऐसे लिखा जा रहा है यार। Q बराबर होता है N इंटू E। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू पूछ रहा है तो E इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये Q अपान E तो बराबर में क्या बच जाएगा सिर्फ N बचेगा। अब मान भर लो ये N की वैल्यू, यहाँ Q है और Q की वैल्यू क्या निकाल रखे हो 3.25 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 3.25 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखो 10 पे -19 से 10 पे -19 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास N की वैल्यू क्या मिल गया 3.25 इंटू नीचे क्या मिल गया 1.6 मिल गया। बोलो क्लियर है। अब देखो दशमलव को हटाएंगे, दशमलव हटाने का तरीका क्या है, आ रहा है मेरी बात समझ में। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या होनी चाहिए 2 अंक होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे एगो 0 बढ़ा के दशमलव के बाद दोनों तरफ अंकों की संख्या बराबर कर लिए। तो अब देखो मेरे पास क्या हो जाएगा N इक्वल टू, देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, दशमलव से दशमलव मर गया तो क्या मिल जाएगा ऊपर मिल जाएगा 325 और बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 160। अब 325 में 160 से भाग देंगे, बोलो कितना आएगा 325 में आप 160 से भाग दो, लगभग वही आ जाएंगे नियर अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन। अरे 1.5 दूनी के 300 होता है तो लगभग नियर अबाउट इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। डन। ये अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों से युक्त एक तेल की बूंद, आपको ये जो दिख रहा है ना ये तेल की एक बूंद है, तेल की बूंद। कह रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र में यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में लटके हुई है। लटकने का मीनिंग समझ में आ रहा है। देखो एक क्वेश्चन कितने नामों से पूछ सकता है यार। लटकी हुई है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पे जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स कहाँ लगता होगा ऊपर। दोनों तरफ के फोर्स बराबर हैं इसलिए बीच में अटका है। अगर फोर्स ज्यादा कम होते तो बीच में अटकता नहीं, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता तो ऊपर चला जाता और नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता तो नीचे आ जाता। अब क्या कह रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की क्या कीजिए गणना कीजिए, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी वैल्यू क्या करने हैं फाइंड करने हैं। डन। अब देखो जाहिर सी बात है जब ये तेल की बूंद है तो इसका अपना एक द्रव्यमान है,
तो इस द्रव्यमान को हम लिखते हैं किससे, m से, और m की वैल्यू क्या दे रखा है, 0.002 मिलीग्राम यानी mg में दे रखा है। और हम जानते हैं मिलीग्राम, द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में रखते हैं, तो ये मिलीग्राम में दिया है, तो इसे किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो बदलने का तरीका, ये देखो m इक्वल टू ये 0.002, इसमें 10 पे पावर -3 से हम गुणा करेंगे तो ये ग्राम में बदलेगा, और फिर 10 पे पावर -3 से गुणा करेंगे तब ये किलोग्राम में जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास m की वैल्यू निकल गया 0.002 इंटू 10⁻³ -3 मिलके -6, ये किलोग्राम। हम जानते हैं दशमलव बिंदु के पहले एक अंक होनी चाहिए, यहाँ एक भी अंक नहीं है, तो हम दशमलव को उठा के इधर से ट्रांसफर करेंगे यहाँ कि 2 के पीछे जाए, ताकि दशमलव बिंदु के पहले एक अंक बन सके। तो दशमलव को उठा के यहाँ लेके जाएंगे तो m बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 पहले से है। कितने अंक दशमलव उठा के लेके गए हैं कि 2 के पीछे आया है, तो आप देखोगे गिनोगे 1 2 3 अंक, 3 अंक दशमलव को उठा के इधर लेके गए हैं, तो जितना अंक लेके जाएंगे उतना घटा देंगे। तो बोलो हमारे पास ये m की वैल्यू निकल गया 2 इंटू 10⁻⁻6 -3 मिलके 9, और ये किस में आ गया है, किलोग्राम में। ये हमारा डन हुआ। ये m की वैल्यू निकला, ठीक। अब आगे देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है तथा 6 इलेक्ट्रॉनों से युक्त, भाई इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं, n की वैल्यू दे रखा है 6, ये भी लिख लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या कह रहा है, इस स्थिति में इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू निकालिए। E की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। अब फार्मूला हम क्या पढ़े हैं, हम ये देखे हैं कि जब ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें तेल की एक बूंद है जिसका द्रव्यमान हम क्या माने हैं, m, ये आराम से लटका है, तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा बैक जाके हम सोचेंगे कि जाहिर सी बात है जब ये तेल की बूंद है और इसमें m द्रव्यमान है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा जो mg होगा। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और ये संतुलन की स्थिर लटका है, न नीचे आ रहा है न ऊपर जा रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पे नीचे mg फोर्स काम कर रहा है, फिर भी ये बूंद नीचे नहीं आ रहा है। ये तभी संभव है कि जितना इस पे नीचे फोर्स काम कर रहा है उतना ही फोर्स ऊपर भी काम करेगा, तभी ये लटका रहेगा, अन्यथा नीचे आ जाएगा। तो जब ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पर एक बल काम करता है, QE वैद्युत बल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पे नीचे mg काम कर रहा है तो ऊपर कौन सा बल काम कर रहा होगा, QE, और बीच में जब ये बूंद लटक गया है तो इसका मतलब कि जो mg है ये QE के क्या है, बराबर है, तभी जाके बूंद लटका है। तो दोनों बलों को बराबर कर लो, यानी QE बराबर क्या है, mg, ये लिख लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू, और हम जानते भी हैं कि Q बराबर क्या फार्मूला पढ़ के आए हैं, NA इंटू क्या है, कैपिटल E बराबर क्या मिल गया है, mg। बोलो क्लियर है। अब n इंटू स्मॉल e इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो बोलो क्या होगा, mg बट्टे ये na हो जाएगा ना। अब आराम से वैल्यू पुट करो और रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखो ये E इक्वल टू मिल गया आपको, यहाँ m होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की वैल्यू आपको दे रखा है 2 × 10 पे पावर -9, और G होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू दे रखा है 10, देता होता ही है। यहाँ n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है 6, गुणे E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आवेश,
और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। बोलो क्लियर हो गया? ये सारी चीजें आपको गिवन है, मिल रही है भाई, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब देखो आपको करना क्या है, अब ये E इक्वल टू आप थोड़ा सा बस इसमें चेंजिंग कर लेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे? यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर हम एक जीरो बढ़ा लेंगे तो है दशमलव खत्म हो जाएगा। ये दशमलव मर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 दूनी के कितना हो जाएगा 200 और नीचे 16 छक्के कितना हो जाएगा 96। आ रहा है मेरी बात समझ में? ऊपर 100 दूनी के होगा 200 और नीचे बचेगा 16, 16 छक्के क्या होगा 96 और गुणे 10 पे पावर। आप देखो 9 ऊपर पहले से माइनस में है और 19 नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब 200 में आप 96 से भाग दोगे तो वही नियर अबाउट आएगा 2.04 करके देखो यही आएगा गुणा 10 पे पावर 19 में से 9 घटा दोगे तो क्या बचेगा 10। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हुआ। डन, ये वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम आराम से है, वही पुरानी वाले फिनोमेना है, पहले वाला कंटिन्यू चलता आ रहा तो ये भी चलेंगे। फिर ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ देखो एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। लिखा है 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10 पे पावर -4 सेमी त्रिज्या की पानी की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। तो कह रहा पानी की बूंद पर आवेश की क्या कीजिए, गणना कीजिए। ये आप स्वयं ही सोच सकते हो कितने आसान क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है आप देखो, 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10 पे पावर -4 सेमी त्रिज्या की पानी की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। ये वायु में क्या है, लटकी है। और वायु में लटकने के पीछे का रीजन क्या है कि इस पे जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। तो जब दोनों तरफ के फोर्स ये इक्वल हैं, दोनों तरफ के ये बल आपस में क्या है, बराबर है, तब जाके ये बूंद क्या है, संतुलित है। अगर कोई भी बल ज्यादा होगा तो बूंद ऊपर या नीचे चला जाएगा। तो कह रहा है पानी के बूंद पर आवेश की क्या कीजिए, गणना कीजिए। इसको अब कैलकुलेट करेंगे, बड़ी बेहतरीन क्वेश्चनों में से है। देखो जरा तो, हाँ ठीक है, देखते हैं हम। देखो यहाँ फिगर है, कह रहा है 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में, यानी जो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया गया इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी वैल्यू लिखा है 500 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, कह रहा है 10 पे पावर -4 सेमी त्रिज्या, यानी जो ये बूंद है इस बूंद की त्रिज्या को स्मॉल r से लिखते हैं। ये दे रखा है 10 पे पावर -4 सेमी। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो इसके लिए 10 पे पावर -2 से गुणा करेंगे तो 10 पे पावर -4। और सेमी को मीटर में बदलने के लिए 10 पे -2 से गुणा करेंगे तो इस सेमी किस में बदलेगा, मीटर में। तो ये अब r इक्वल टू हो जाएगा 10 पे पावर -4 और -2 मिल के -6, ये हो गया मीटर। ठीक है, इसकी रेडियस हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी रेडियस, ये दी हुई है। ठीक है, अब कह रहा है ये वायु में स्वतंत्र रूप से क्या है, लटके हुई है। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जब ये बूंद है तो इसमें मास है। जब ये बूंद है, जाहिर सी बात है जब ये बूंद है तो इसके अंदर द्रव्यमान होगा, और जब द्रव्यमान होगा तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स mg काम करेगा। और जब ये एक समान विद्युत क्षेत्र में लटका रहेगा तो इसके तरफ एक और फोर्स काम करेगा, वह क्या होगा, Q × E होगा। और जब ये बूंद वायु में ही लटक जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स जो QE होगा ये किसके बराबर होगा, mg के। m, अब m की वैल्यू नहीं दिया है
तो हम द्रव्यमान बराबर फार्मूला पढ़े हैं आयतन गुणे घनत्व। गौर करना जरा, हम द्रव्यमान बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, आयतन गुणे घनत्व। तो हम इस फॉर्म में फार्मूला लाएंगे कि m बराबर हम फार्मूला पढ़े हैं v इंटू रो, और ये बूंद गोलाकार होता है और गोले का आयतन v का मान हो जाएगा, v की वैल्यू होगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू पहले से ये रो हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब मान भर लो, ये q इंटू ई इक्वल टू, यहाँ m है, m की जगह पे क्या रख देंगे 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू पहले से क्या है g। अब आप देख सकते हो अब कि मेरे को किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बूंद पर आवेश। तो आवेश को लिखते हैं Q से, Q का मान पूछ रहा है तो Q बराबर फार्मूला बना लो, E इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो ये हो जाएगा 4/3 ये पाई r क्यूब रो इंटू जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा E। अब सारी चीज़ों की वैल्यू गिवन है, सिर्फ भर देने हैं इसमें मान। कैसे भरोगे आप देखो, ये 4/3 है, लिख लो, पाई का मान होता है 3.14 और ये r है, r की वैल्यू क्या दे रखा है 10 पे पावर -6 और इस पे पावर 3 है तो हम लगा देंगे ये 3। रो होता है घनत्व और पानी का घनत्व होता है 10 पे पावर -3 किग्रा। ये होता है, क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो उतनी वैल्यू होती है तो रखना पड़ेगा। और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 500 न्यूटन प्रति कूलम। अब 3 इधर भाग में इसके साथ आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो अब आप बोलो कितना हो जाएगा। अब ये Q इक्वल टू आपका हो जाएगा ऊपर 4 गुणे, यहाँ देखो एक आसान सा तरीका, दशमलव का झंझटे खत्म करो। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक इधर है ना, तो इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। आसान सा तरीका। तो यहाँ 4 गुणे है पूरा 314 लिख लो। गौर करना, 10 पे पावर है 6 के कितना हो जाएगा -18। डन हो गया। अब देखो यहाँ 0.2 अंक उधर लेके गया हो तो इसमें से 2 माइनस कर दो तो होगा गुणे 10 पे पावर -3 पहले से था और 2 अंक इधर ले गए तो 2 माइनस, गुणे क्या दे रखा है 10 और बट्टे नीचे देखो कितना हो जाएगा 3 गुणे 500। अब तो आसान हो गया, एकदम कैलकुलेशन आसान हो गया। यहाँ 10 पे कुछ भी पावर नहीं है तो एक तो और गुणा कर लेते हैं। इस 4 का गुणा आप करना चाहोगे इसमें तो आराम कर ही सकते हो, या तुम्हारी मर्जी नहीं करो तो भी चलेगा, कर लोगे तो भी चलेगा। है 1 0 से 1 0 मर गया, सीधी सी बात है। अब कितना बच गया, यहाँ चलते हैं, ऊपर बचा है 4 गुणा कर लो, चाहे 4 चौको 16 क्या, यहाँ देखो Q इक्वल टू इसमें गुणा करो 314 में, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, पेज पलटना है तो टाइम लगेगा। गुणे 4 इक्वल टू 1200, इसका गुणा इसमें करोगे तो आपका मिलेगा 1256। अब बट्टे में देखो क्या लिखा है, 5 तिया 15 यानी 150, ये 150 गुणे 10 पे कितना आएगा गौर करो, यहाँ -18 अब -3 2 -5, 18 और 5 मिलके -23, तो गुणे 10 पे -23। अब कुछ नहीं करो, 1256 में आप भाग कर जाओ 150 से, तो ये कितना आ जाएगा 8 दशमलव कुछ आना चाहिए, 8.3। Q बराबर ये आ जाएगा 8 दशमलव गुणे 10 पे पावर -23, और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ 8.3 गुणे 10 पे पावर -23 कूलम। ठीक है,
अगर इस क्वेश्चन में एक बार और देख लो, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं हो, मिला सकते हो आप आराम से। है मिस्टेक यहां पे +3 होता है, गौर करो जरा, +3 होता है क्योंकि जल का घनत्व 10 पे पावर 3। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा जरूर। यहां से थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। ये +3 होता है, मैं -3 भूल के लिख दिया था, तो चलेगा। ये -36 कितना हो जाएगा, 18। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक कर देता हूं आपका ये चीजें। हाँ, यहाँ देखो 1 0 से अब 1 0 कट गया, नीचे 150 रहने दो। यहाँ 3 है तो लिख देंगे ये +3। अब 3 में से ये 2 घटा दोगे तो क्या मिलेगा, 1। कितना मिल जाएगा, 1। तो बस आपको यहाँ जो 23 है, यहाँ 3 में से 2 घटा दोगे 1, और 18 में से 1 घटा दोगे माइनस में, यहाँ क्या मिल जाएगा, 17। बस, कोई खास मिस्टेक नहीं थी। यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा, 17, और यहाँ भी माइनस में कितना होगा, 17। बस ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जल का घनत्व 10 पे पावर +3 होता है और मैंने -3 लिख दिया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा था। अब करेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E = F/Q0 फार्मूला बताए, और उस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन अभी उस बेस पे नीट का क्वेश्चन कराना बाकी है। तो इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में नीट से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वह मैं हल करूंगा। इतना पे क्लास ओवर कर रहा है। थैंक यू।